क्या इजराइल ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली रेजा अराफी को भी मार डाला है? अराफी को आयतुल्लाह अली खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर नियुक्त किया गया था। इस पद पर इनकी तैनाती तब तक रहेगी जब तक ईरान की संसद नए नेता का चयन नहीं कर लेती। माना जाता है कि अली रेजा अराफी ईरान के धार्मिक और राजनीतिक ढांचे में लंबे समय से अहम भूमिका निभाते रहे हैं और एक वरिष्ठ धर्मगुरु माने जाते हैं। अब उन्हें ऐसे समय में देश की कमान संभालनी है जब क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है और देश के भीतर भी अनिश्चितता का माहौल है। इस बीच सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि नए ईरानी सुप्रीम लीडर अराफी को भी इजराइल ने मार डाला है। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि नहीं है। अब जान लेते हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर अराफी हैं कौन। अराफी का जन्म 1959 में मेयबोद में हुआ था। वे एक धार्मिक परिवार से आते हैं और उन्होंने अपनी जीवन ईरान की धार्मिक और प्रशासनिक संस्थाओं में काम करते हुए बिताए हैं। उन्होंने ईरान के प्रमुख धार्मिक शिक्षा केंद्र कोम में बड़े बड़े इस्लामी विद्वानों से शिक्षा ली। पढ़ाई के बाद उन्हें मुजतहीद का दर्जा मिला, यानी वे इस्लामिक कानून पर अपने स्वतंत्र फैसले और राय दे सकते हैं। उनके करियर को पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के समय में नई ऊंचाई मिली थी। खामनेई ने उन्हें कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी थी। अराफी ने पहले मेयबोद और बाद में कोम में शुक्रवार की नमाज का नेतृत्व किया, जो ये दिखाता है कि शीर्ष नेतृत्व का उन पर भरोसा बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा वे अल मुस्तफ़ा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के अध्यक्ष भी रहे। ये विश्वविद्यालय ईरान और विदेशों से आने वाले धर्मगुरुओं को शिक्षा और प्रशिक्षण देता है। साल 2019 में उन्हें गार्जियन काउंसिल का सदस्य बनाया गया, जो ईरान में कानूनों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जांच करने वाली बहुत शक्तिशाली संस्था है। सीएफआर के अनुसार अराफी के प्रशासनिक और धार्मिक पदों का एक साथ होना उन्हें ईरान के धार्मिक नेतृत्व के केंद्र में मजबूत जगह दिलाता है। उनकी पदोन्नति से ये संकेत मिलता है कि धार्मिक सत्ता की मौजूदा व्यवस्था पहले की तरह ही बनी रहेगी। अब जान लेते हैं कि ईरान में सुप्रीम लीडर की अहमियत क्या है और वो कैसे चुना जाता है। ईरानी संविधान के अनुच्छेद 111 के मुताबिक सर्वोच्च नेता की मृत्यु से लेकर सर्वोच्च नेता परिषद की ओर से नए सर्वोच्च नेता की नियुक्ति तक 3 सदस्यीय परिषद अस्थायी रूप के तौर पर नेतृत्व का जिम्मा संभालती हैं। इस परिषद के सदस्यों में से देश के राष्ट्रपति, न्यायपालिका के प्रमुख और संरक्षक परिषद के एक न्यायविद शामिल होते हैं। ईरान ने अली रजा अराफी को इस सर्वोच्च परिषद में न्यायिक के पद पर चुना है। इस 3 सदस्यीय परिषद के पास पूरे अधिकार नहीं हैं और इन 5 मामलों में इसके फैसले केवल 3/4 सदस्यों की मंजूरी से ही लागू किए जा सकते हैं। ये 5 मसले हैं। पहला, सिस्टम की सामान्य नीतियों का निर्धारण करना। दूसरा, जनमत संग्रह का अध्यादेश जारी करना। तीसरा, युद्ध या शांति की घोषणा करना। चौथा, राष्ट्रपति पर महाभियोग। और 5वां, संयुक्त स्टाफ के प्रमुख यानी कि रेवोल्यूशनरी के कमांडर इन चीफ या शीर्ष सैन्य और कानूनी प्रवर्तन कमांडरों की बर्खास्तगी और नियुक्ति। अगर सर्वोच्च नेता बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्थायी रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो ये भी यह परिषद उसी क्षमता में अपने कर्तव्यों को पूरा करती है। ईरान वर्तमान में शिया बहुसंख्यक आबादी वाला दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है। देश के संविधान के मुताबिक सिर्फ केवल एक आयतुल्लाह ही सर्वोच्च नेता बन सकता है। ये शियाओं का धार्मिक नेता होता है। हालांकि जब अली खामनेई चुने गए तो आयतुल्लाह नहीं थे। उन्हें इस पद को हासिल करने की अनुमति देने के लिए कानून में बदलाव किया गया। ईरान में सर्वोच्च नेता परिषद नामक 88 धर्मगुरुओं का एक निकाय सर्वोच्च नेता का चुनाव करता है। हर 8 साल में लाखों ईरानी नागरिक इस निकाय के सदस्यों का चुनाव करते हैं। पिछली बार ऐसा 2016 में हुआ था, लेकिन सर्वोच्च नेता की परिषद के किसी भी उम्मीदवार को सबसे पहले संरक्षक परिषद नामक एक समिति की मंजूरी की जरूरत होती है, जिसके सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौजूदा सर्वोच्च नेता करते हैं। ये साफ है कि सर्वोच्च नेता का प्रभाव संरक्षक परिषद और सर्वोच्च नेता की परिषद पर भी है। नए नेता के चुनाव के लिए बैठक में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। इसका मतलब ये है कि केवल 59 सदस्य उपस्थित हों तो नए नेता के चुनाव के लिए 40 मत पर्याप्त है। अब जान लेते हैं कि सुप्रीम लीडर के पद की अहमियत क्या होती है। ईरानी संविधान के अनुच्छेद 57 के मुताबिक ईरान के इस्लामी गणराज्य की सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, न्यायपालिका और प्रशासन। ये तीनों अंग उम्माह के नेतृत्व और राज्य के संरक्षण में संविधान की विभिन्न प्रावधानों के मुताबिक काम करते हैं।
लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कथित खतरों और इस्लामी क्रांति के अस्तित्व को लेकर चिंताओं ने सर्वोच्च नेता के पद को पहले दिन से ही सार्वजनिक और राजनीतिक आंदोलनों का केंद्र बना दिया है। हालांकि संविधान में नेता की निगरानी का प्रावधान है और असहमति व्यक्त करने की अनुमति भी है, फिर भी नेता को इस्लामी क्रांति का प्रतीक माना जाता है। उनका विरोध करना क्रांति के खिलाफ विद्रोह माना जाता है। ईरानी संविधान के अनुच्छेद 91 के तहत सर्वोच्च नेता संरक्षक परिषद के 12 सदस्यों में से 6 को मनोनीत करता है और अनुच्छेद 157 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी करता है। वहीं अनुच्छेद 110 उन्हें सुविधा परिषद के परामर्श से ईरान की सामान्य रणनीति तैयार करने और सरकार की पूरी व्यवस्था की देखरेख करने का अधिकार देता है। नेता को जनमत संग्रह कराने का भी अधिकार है। वह ईरान के सभी सशस्त्र बलों के प्रमुखों की नियुक्ति करता है, जिसमें रेवोल्यूशनरी गार्ड भी शामिल है। केवल नेता को ही युद्ध की घोषणा करने का अधिकार है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद विजयी उम्मीदवार का नियुक्ति पत्र भी नेता की ओर से जारी किया जाता है। नेता को राष्ट्रपति को बर्खास्त करने का अधिकार है, लेकिन ये तभी संभव है जब मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति को किसी अपराध का दोषी पाए या फिर संसद से अनुच्छेद 89 के तहत राष्ट्रपति को अयोग्य घोषित कर दिया हो। सरकार की विभिन्न शाखाओं के बीच मतभेद होने पर नेता से परामर्श लिया जाता है। हालांकि संविधान की व्याख्या के लिए संरक्षक परिषद से परामर्श लिया जाता है। उन्हें ईरान के सरकारी प्रसारण संगठन के प्रमुख की नियुक्ति का अधिकार भी प्राप्त है। नेता यानी कि सर्वोच्च नेता सुप्रीम लीडर न्यायपालिका की ओर से दोषी ठहराए गए लोगों को क्षमादान देने का अधिकार रखता है। इसके अतिरिक्त नेता अपनी शक्तियां किसी और को सौंप सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को अपने मंत्रियों की सहायता से उन सभी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है, सिवाय उन कार्यकारी शक्तियों के जो संविधान में सर्वोच्च नेता के लिए आरक्षित है। हालांकि व्यवहार में सर्वोच्च नेता ने सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर की शक्तियां राष्ट्रपति को सौंप दी है। तो फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।